हाँ तो बच्चों, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में देखेंगे कि क्या है प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की सहायता से आप कैसे कोई भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसको आप इजी कर सकते हो। इजी करने का मतलब क्या है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये आपको सबसे ज्यादा सुटेबल आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि अधिकतर सवालों में आप इसी का ही यूज करोगे और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप बनाओगे। किसको? वही जो आपका चैप्टर नाम है, ठीक है। तो अब बात क्या आती है कि इसका यूज सबसे ज्यादा क्यों है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक बात सुनिए, अभी तक आपने जो भी आपने 5 प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ी हैं, उसमें आपको स्पेशल केस मिलने वाला है ना, कि अगर ऐसा केस मिलेगा तो ही हो जाएगा। पर ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको स्पेशल केस बना के देती है। कैसे बना के देती है कि अब देखिए, अगर कहीं पे आपका कोई चीज, जैसे अब तक आपने जैसे जो ये 5 प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी में अगर कोई भी सेम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो उसको कॉमन निकाल लो, रो को आपस में इंटरचेंज कर दो तो माइनस लगा दो, दो आइडेंटिकल है तो जीरो हो जाएंगी, और अगर प्लस में तो उनको अलग अलग कर सकते हो, है ना। बस तो इतने कर सकते हो ना। पर अगर कहीं पे वो पांचों में से कोई चीज नहीं दिख रही आपको, तो आप क्या करोगे? फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आप बोलोगे कि फिर अगर उसकी वैल्यू निकालनी तो आपको उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। पर एक्सपेंशन काफी ज्यादा टिपिकल पड़ रहा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो क्या करोगे, तब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका डिटरमिनेंट में आपको मैक्सिमम जीरो मिलेंगे। यानी कि ये प्रॉपर्टी में आप जो स्टेप इन्वॉल्व होंगे, इसकी सहायता से आप मैक्सिमम जीरो मतलब कि मैक्सिमम जीरो ला सकते हो आप अपने उस डिटरमिनेंट में, और उसकी वजह से फिर आपका इजी हो जाता है। फिर आपको मतलब कि एक्सपेंशन करने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट की सहायता से आपका एक्सपेंशन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वो देखेंगे जरा कि ये प्रॉपर्टी आपकी क्या लिखी है, स्टेटमेंट क्या बोल रही है। इस चीज को समझने से पहले एक छोटी सी बात को आप यहाँ पे देखना, और उसके साथ मैं इस प्रॉपर्टी को ही रिलेट कर दूंगा। तो देखिए, एक आपके सामने ये डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ लिखा है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब आप ये सोचिए कि अगर हमारे पास कुछ और रास्ता नहीं दिख रहा, अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इसको एक्सपेंड करूं। तो यहाँ पे तो चलो हमने कुछ ऐसे आपके सामने कुछ नंबर दिए कि जिनकी वैल्यू नहीं पता, पर खुद सोचो कि क्या अगर इस नंबर को हम इस नंबर पे ऐड कर दें तो ये नंबर जीरो बन सकता हो। यानी कि सपोज ये माइनस का नंबर हो, मतलब या फिर ये नेगेटिव नंबर हो या फिर ये नेगेटिव नंबर हो, इसको इसमें जाके ऐड करेंगे और वो उसको जीरो कर रहा हो, ठीक है। और उसी टाइम पे यदि इसे भी इस पे ऐड कर रहे हैं तो ये भी जीरो कर रहा हो, और ये जीरो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कर रहा तो और अच्छी बात है, सब कुछ जीरो हो जाएगा। फिर आपका सपोज ये दोनों नंबर यदि यहाँ पर ऐड करने से जीरो कर रहे हैं, ठीक है, तो और फिर ये नंबर करने से जीरो नहीं हो रहा, लेकिन ये दोनों नंबरों को यदि इसमें ऐड कर दें इस वाले में, तो ये क्या कर रहा है, इसमें जीरो कर रहा है, तो उससे आपको फायदा नहीं हो जाएगा। आपको फिर यदि ऐसा आपने कुछ कर दिया कि ये एलिमेंट आपके जीरो ही बन जाए, तो आप सिंपली इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दोगे। तो बात यही है, आप लोगों ने मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे, वही चीज यहाँ भी है। भाई यहाँ पर थोड़ा अलग ढंग का है। क्या ढंग का है? तो बात सुने, इसने यहाँ पर स्टेटमेंट में ये बात लिखी है कि अगर आप कोई भी रो के एलिमेंट्स पे, है ना, कोई भी रो के एलिमेंट्स पे इक्वी मल्टीपल्स ले लो। इक्वी मल्टीपल्स आप भाई लेना हो लो, नहीं ले रहा हो तो मत लो, कोई मतलब ऐसी बाउंडेशन नहीं कि आपको इक्वी मल्टीपल्स ही लेने पड़ेंगे। इक्वी मल्टीपल्स मतलब यदि मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 का करना है, इसमें भी 2 का करना है ना। ये चीजें ध्यान रखना, यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है, और नहीं करना तो आप मत करो। आपको कोई जैसा रिजल्ट आपको भाई ऑपरेट करना उसके हिसाब से आप देखोगे। तो उसने बोला कि अगर किसी भी रो में इक्वल मल्टीपल्स को लेते हुए किसी दूसरी रो में उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, अगर हम लोग सपोज अगर मैंने इन तीनों एलिमेंट्स को, है ना, यानी कि मैं रो 3 और रो 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं रो 3 के एलिमेंट्स में k का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और जो भी नंबर आने वाला है उसको मैं रो 1 के एलिमेंट्स में ऐड करता जाऊं, और
वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आते हैं, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे। तो जो नया डिटरमिनेंट निकल के आएगा उसकी वैल्यू भी वही रहेगी जो इसकी रहने वाली है, मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये कर ही क्यों रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई करके, क्योंकि भाई सिचुएशन वही बताई मैंने आपको कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर थे कि जो इसके साथ की वजह से जीरो बन सकते हैं, और जीरो बन की वजह से क्या होगा कि हम लोग उसको और इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात मन में आ रही है सर कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगी कि ये चेंज होगा, इस चीज समझे। तो एक बात ध्यान रखना, अगर हमें इसमें ऐड करना है तो जो भी चेंजमेंट आएगा वो इसमें ही आएगा। इसमें जो हम लोग इक्वी मल्टीपल्स ले रहे हैं वो सिर्फ सपोज करेंगे, है ना, हम लोग उसको लेट करते हुए ही इसमें करेंगे, बट यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जब भी हम ये ऑपरेशन लगा रहे होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी को आप लोग समझ रहे हैं, उस समय क्या होगा, उसमें ये होगा कि भाई आप लोगों को इसमें कोई चेंज नहीं करना, आपको चेंज भाई उसमें करना है जिसमें आप इनको ऐड कर रहे हो। समझ लो ध्यान से, ये आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जैसा कि आपका आप लोग ये पढ़ते हैं अब तक, उसमें मैट्रिक्स पढ़ा था। सपोज मैंने क्या किया, मुझे R1 में चेंजमेंट लाना था, मुझे R1 में चेंजमेंट लाना था, तो भाई R1 में ही चेंज आएगा यानी रो 1 में, और वो चेंजमेंट मैं कैसे लाना चाह रहा था, तो रो 1 जो है वो अब नई रो बन जाएगी। और कैसे बन जाएगी, तो रो 1 जो कि पुरानी वाली थी, है ना, रो 1 1 ही लिखा है, यानी रो 1 में मैं ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, k टाइम्स रो 3 को, यानी कि मैंने रो 3 में, रो 3 का मतलब हर एक एलिमेंट पे k का मल्टीप्लाई किया। k आपका कोई भी कांस्टेंट भाई हो सकता है जो आप उसका यूज करते हुए इसमें ऐड कर रहे हो और आपको कुछ ना कुछ वो बेनिफिट दे रहा होगा। भाई k का मल्टीप्लाई करना हो करो, नहीं करना हो तो मत करो, वरना नहीं भी करोगे तो आपका 1 का मल्टीपल तो भाई सब में रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी नंबर आप ले सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर आपने k का मल्टीप्लाई रो 3 में किया और ये चीज आपकी सपोजेबल है ना, ये आप एक्चुअल नहीं करोगे, ये सिर्फ आप सपोज करते हुए रहोगे, यानी कि इससे रो 3 में कोई चेंज नहीं लाना आपको, इसको यानी k का मल्टीप्लाई रो 3 में करेंगे तो वो सिर्फ इसके लिए ही करेंगे यहाँ पर यानी रो 3 में एक्चुअल कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपने सपोज किया हुआ है। k का मल्टीप्लाई रो 3 में हुआ, रो 3 के हर एक एलिमेंट में, और फिर जो कुछ भी बना उसको हमने रो 1 में ऐड कर दिया, इसमें जो कुछ भी बना उसको हमने रो 1 में ऐड कर दिया, और इसको ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट बना वही आपका R1 में होना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी हुआ ये वो आपका R1 में आएगा, यानी कि कुल मिला के जो भी कुछ चेंजमेंट हुआ वो कहां होगा, R1 में चेंजमेंट होगा और कहीं नहीं होगा। R1 जो थी पुरानी वाली उसमें हमने k टाइम्स R3 को ऐड कर दिया और उससे हमारी एक नई रो R1 ही बन गई। ठीक है, कैसे, अब देखना जरा, ये मैंने एक ऑपरेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन में भाई मैंने क्या किया, ध्यान देखो, मैंने R3 में k का मल्टीपल सपोज कर लिया, तो हाँ तो भाई R3 है, इसमें k का मल्टीपल 1 में रख दिया। अब उसको हमने फिर क्या किया, R1 में जोड़ दिया, R1 में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि KA3 k और ये B3 KC3, इसको इसमें ऐड कर दूंगा, इसको इसमें और इसको इसमें, और एक नई रो जो बन के आएगी R1, उसको देखता हूं क्या बनेगी, वो नई रो बनेगी आपकी A1 प्लस KA3। ठीक है जी, k का मल्टीपल इसमें था और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया तो एक नई रो बन गई। सेम ऐसे इसमें करूंगा, B1 प्लस k B3 और C1 प्लस k C3, और नीचे वाली रो में आप मैं कैसे बता दूं, इसमें तो वैसे भी कोई चेंजमेंट था नहीं, A2 B2 C2, और यहाँ पर भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी चेंज आने वाला है वो R1 में आने वाला है ना, क्योंकि R1 में ही ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या, तो आप बोलो सर इसमें तो k का मल्टीप्लाई किया, भाई इसमें k का मल्टीप्लाई किया जाता है सिर्फ उसके लिए, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे ना, जो भी चेंजमेंट आएगा वो R1 में ही आएगा। तो बस इसको ही लिख देंगे A3 B3 C3। तो आप बोलोगे सर ये करवाया, तो मैंने बोला कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल आएंगी। आपने बोला कि सर हम नहीं मान रहे, मैंने बोला कि देखो जरा ध्यान से, क्या ये दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, तो मैं दिखा देता हूं। आपने अभी अभी भाई लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या पढ़ा था, अगर डिटरमिनेंट्स में कोई भी रो के एलिमेंट्स में कोई चीज यदि ऐड है ना, तो आप उसे भाई सेपरेट करके अलग अलग करके भी एक मतलब कि दो, है ना, इससे आप दो नए डिटरमिनेंट्स भी आप बना सकते हो। ये कैसे, तो आपने देखा कि ये तीनों भाई ये और ये रो सेम थी,
ये भाई हर बार की तरह इसमें सेम आ जाएंगी, A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, अब देखो ये प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ साइन लग रहा है प्लस प्लस सबके लिए, तो ये प्लस आ गया। और यहाँ फिर से ये नीचे वाले लिख देता हूँ A2 A3 B2 B3 C2 C3। और ऊपर में क्या आएगा, ऊपर वाले में तो एक बार इसका आगे वाला ले लो और अगला जो बचा उसको अगले वाले में ले लो, ठीक है। जरा मैं लिख लेता हूँ इसको A1 P1 C1। अब मैं चाहूँ तो इसको आगे रख सकता था, है ना, इसको आगे रख सकता था, इसको पीछे रख सकता था, यहाँ पर वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको इस हिसाब से रखना है कि ताकि आपके लिए कुछ वही मैचिंग हो जाए, ठीक है। चलो जी, अब आपने इस वाले को जो लास्ट वाले उसको याद रख लिया, K A3 K B3 K C3। अब ध्यान से देखो यार, K सब में से ही कॉमन निकल सकता है, क्योंकि भाई अगर एक ही रो में हो सेम नंबर का मल्टीपल तो उसको हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। उससे क्या होता है, उसका भी आंसर वही आएगा जो यदि मैं K निकाल के रख लूं, है ना, तो भी वही आना है। तो मैंने ये लिख दिया और मैंने इसको K को याद रख दिया, ठीक है। K को जब मैंने बाहर निकाल दिया तो अब ध्यान से देखो जरा, रो 1 और रो 3 क्या आइडेंटिकल नहीं है? भाई देखो A3 B3 C3 A3 B3 C3, तो ये दोनों रो आइडेंटिकल है, आप लिख सकते हो कि आइडेंटिकल है, इसलिए ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो बचा क्या आपके पास, ये और ये भी है, देखो यानी आपने इसमें कुछ भी ऑपरेशन लगाया उससे ये बना, और इसको आपने सॉल्व करके देखा तो वापस ये बना, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल थे, है ना। और ये जो चीज थी आपकी वो एक नई रूप में निकल के हुए खत्म हो गई, तो एक्चुअल में इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। यही आपका इस वाली चीज का क्या है भाई, वेरिफिकेशन भी है, यानी कि इस प्रॉपर्टी का ये प्रूफ मान लो या वेरिफिकेशन बोल दो, जो भी है वो यही। आपने यहाँ पर कोई ऑपरेशन लगाया, उससे नई आपके पास डिटरमिनेंट आ गया, नए डिटरमिनेंट को आपने चेक किया, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट ही कह रही थी, स्टेटमेंट भी ये क्या कह रही थी वो भी समझाऊंगा अभी। तो हमने इसको चेक किया, तो हमने पहले इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 5 के हमने किया था, इनको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, और ध्यान से देखा तो ये केस में से कॉमन आ गया, और ये आपके आइडेंटिकल हो गई, ये 0 होगी तो ये बची, यानी ये भाई ये और ये दोनों एक सेम आ गई, इक्वल आ गए दोनों, यानी कि ये चीज यही है ना, क्योंकि वो चीज आपका खत्म हो रहा है, यानी कि ये चीज यही है। तो इस प्रकार से इसने ये बोल दिया, यानी अगर वैसे डेल्टा बोल दूं और इसे डेल्टा 1 मानता तो डेल्टा 1 की वैल्यू भी डेल्टा के बराबर आ रही थी, तो मैं कह सकता था कि डेल्टा 1 आ गया डेल्टा के, यानी कि अगर आपने ये ऑपरेशन लगाया तो उसकी वजह से जो भी नई डिटरमिनेंट्स आ रही है वो आपकी प्रीवियस वाले से सेम ही है, इक्वल है। चलो जी, अब बात करते हैं जरा स्टेटमेंट की, और भी आगे कुछ और भी आपको बात बतानी है, तो देखिए जरा स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में इसने लिखा है if to each element of any row और कॉलम, मैंने इसको ही काट रखा है अभी इसलिए क्योंकि अगर मैं रो की बात कर रहा हूं तो भाई रो को ही स्टेटमेंट के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं, वरना तो इससे भी आपको पढ़ना है तो आप ये ब्रैकेट कर लो, ये काटो नहीं इसको, ठीक है। यानी कि या तो आप रो की बात कर लो या कॉलम की बात कर लो, है ना, और दोनों की भी बात कर सकते हो। हाँ जी, एक बात फिर समझ लो, मैट्रिक्स में आप एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टाइप का ऑपरेशन लगा सकते थे, यदि रो वाला लगा रहे हो तो आप भाई रो वाला लगाओगे, कॉलम वाला लगा रहे हो तो भाई कॉलम वाला लगाओगे, पर यहाँ पर रो वाला कॉलम वाला दोनों लगा सकते हो, ठीक है। बट लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम एक बार में एक ही ऑपरेशन को लगाएं, कि ताकि जिससे हमसे गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाए। हम समझेंगे, तो उसने बोला इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्विमल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, यानी कि किसी डिटरमिनेंट की कोई भी रो में जो भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट पे द इक्विमल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, किसी दूसरी रो के एलिमेंट के इक्विमल्टीपल्स को, यानी कि भाई इसमें समझें, किसी भी रो के हर एक एलिमेंट में, डिटरमिनेंट के किसी भी रो के हर एक एलिमेंट में किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्विमल्टीपल्स का, इक्विमल्टीपल्स हमने के किया है ना, आर एडेड, यानी इसके इक्विमल्टीपल्स को इसमें ये करस्पॉन्डिंग के हिसाब से इसमें ऐड कर दें, ऐड करके ये बना, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ
डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, तो इससे जो भी वैल्यू निकल के आएगी आंसर में वो आपकी सेम ही आएगी जो कि इसकी आने वाली थी वही इसकी आएगी। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन दिस, यानी कि इसका मतलब इसने ये भी बता दिया, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी अगर हम लोग ये ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। भाई इस ऑपरेशन में क्या था, देखो जरा आर आई आपकी लिखा है इक्वल, फिर आर आई प्लस के आर जी, यानी कि आर आई जो कि एक रो नई बनेगी वो आपकी वो प्रीवियस आर आई, देखो आर आई ही लिया है, इसमें हमने कोई भी अदर रो में जो कि आर जे लिखा हुआ है इसको के से मल्टीप्लाई किया, उसमें ऐड किया गया, तो जो बन गया तो उसमें के लिए हमने आर आई ही लिखा, यानी कि आर आई में ही चेंजमेंट आना है। और आर आई में चेंजमेंट भाई कैसे आना है, तो आर आई यानी कि कोई भी वही वाली रो में ही दूसरी रो के एक मल्टीपल से आप ऐड कर रहे हो। अगर आपको भाई के का मल्टीपल नहीं करना है तो मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, या फिर कॉलम का यूज कर सकते हो, और मैंने आपको ये बताया। अच्छा, ये कॉलम वाला भी ऑपरेशन वैसे ही है कि अगर आप चाहो कोई भी एक कॉलम ले लो, एक ये कॉलम ले लिया, इस कॉलम के हर एक नंबर पे यानी हर एक एलिमेंट पे कोई एक मल्टीपल्स को आप मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो। यस भाई देखो, अच्छा हाँ एक भाई एक बात और कि हम लोग यहाँ हमेशा ऐड की बात कर रहे हैं, ऐड भी आपका और सब्ट्रैक्ट भी आपका दोनों अप्लाई होंगे। क्यों, आपने तो भाई ऐड के लिए पढ़ा है, सपोज आप इसको इसमें माइनस करना है ना, तो आप ये क्या कर सकते हो, आप भाई यहाँ पर ये आप प्लस ही कर रहे हो तो आप यहाँ पे आप ये माइनस कर दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि माइनस को भी आप प्लस की फॉर्म में तो लिख सकते हो, लिख सकते हो इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पे आपकी जानकारी वाली बात ये है कि आपकी किताब में भी दो रिमार्क्स लिखे हुए हैं, दो रिमार्क्स में से जो दूसरे नंबर का रिमार्क्स है वो क्या, सुनो, उसमें ये बोला गया है कि एक साथ आप एक से ज्यादा ऑपरेशन का यूज ना करें, और अगर ये करते हैं तो बहुत सावधानी से ही करना है, क्योंकि आप तभी दूसरा ऑपरेशन भी इसमें एक साथ ही लगाओ जब पहले ऑपरेशन वाले में, मतलब कि जो आपने पहला ऑपरेशन लगाया उससे दूसरे वाले में कोई फर्क ना पड़े। यानी सपोज मैं यहाँ पर एक और ऑपरेशन लगाना चाह रहा था, है ना, अब मानो कि मैं इसमें R1 के अलावा और कोई ऑपरेशन लगाना चाह रहा था, तो मैं जो भी ऑपरेशन लगाऊंगा वो R2 या R3 में ही लगा सकता हूँ, है ना, और R2 और R3 में भी ऑपरेशन लगाऊंगा तो R2 के साथ कोई चीज ऐड हो रही होगी या फिर R3 के साथ कोई चीज ऐड हो रही होगी, तो ऐड होने में जो भी नंबर को ऐड करने वाला हूं उसमें R1 का रोल नहीं होना चाहिए, आप या R3 का रोल ले सकते हो और इस वाली में R2 का रोल ले सकते हो इसके बाद, है ना, क्योंकि जब ये भाई आपने अप्लाई किया हुआ है उस समय आपकी R1 में चेंजमेंट आ चुका है, और जो भी इफेक्टिव रो है या फिर जो भी भाई जो भी इफेक्टिव रो है या फिर कोई इफेक्टिव एलिमेंट है ना, जो भी आपके इफेक्टिव एलिमेंट हैं उन इफेक्टिव एलिमेंट का दोबारा यूज एक ही स्टेप पे नहीं करोगे, क्योंकि अब भाई अभी आपने मान लो सपोज ये वाला एलिमेंट को आपने लगाया, आपने सोचा कि साथ ही साथ मैं ये भी लगा दूं और इसमें आपने कहीं R1 ले लिया, सपोज आपने R1 ले लिया इसमें, अब आप इसमें एक बात बताओ कि R2 में आप चेंजमेंट करोगे तो R2 में क्या ऐड करोगे, के R1 में से क्या, भाई R1 आप ये वाली लोगे या फिर ये वाली लोगे, ये कैसे पता चलेगा आपको, है ना, तो इसके लिए उसने ये बोला कि एक बार में आप दो से ज्यादा भाई एक से ज्यादा ऑपरेशन ना लगाओ, और यदि लगाओ तो भाई ऐसे भाई आपको ऑपरेशन को लगाना है कि जो कि प्रीवियस ऑपरेशन से इसमें कोई फर्क ना पड़ा हो, है ना, यानी कि प्रीवियस ऑपरेशन में जो भी इफेक्टिव चीजें आई हो उसे दूसरे में नहीं लेना। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, और क्या, अगर आप चाहो तो रो भाई एक ही आप सवाल में एक स्टेप पे आपने रो का यूज कर लिया, अगले स्टेप पे आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं कि रो को लगाना है तो रो ही रो लगाओगे, कॉलम लगाना है तो कॉलम लगाओ, ऐसा भी नहीं है, रो लगा लो अगले स्टेप पे आप कॉलम लगा लो। अच्छा, आपने बोला कि सर चलो दो ऑपरेशन एक साथ भी तो लगा सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ, चलो हम यहाँ पे रो के ना लगाएं, यदि कॉलम का ऑपरेशन लगा दें साथ में दूसरा ऑपरेशन, तो चलो भैया अगर तुम भाई कॉलम का ऑपरेशन लगाना चाहोगे तो कौन से कॉलम का ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम 1 2 या 3, जो भी कॉलम का ऑपरेशन है आप किसी स्टेप में लगाना चाहोगे उसमें ध्यान से देखो जरा, कॉलम में ये लूंगा या ये लूंगा या ये लूंगा, तीनों ही इस रो के एलिमेंट आएंगे, और इनमें आपका अगर इफेक्ट हो चुका है तो अगर आप कॉलम 1 ले रहे हो तो उसमें ये एलिमेंट आ चुका है रो 1 में, ये इफेक्टिव एलिमेंट है, इसको उसी स्टेप पे नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसे हाँ एक बार जब आपने ये ऑपरेशन लगा के ये कर लिया, अब आप इसमें कॉलम का ऑपरेशन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक साथ में कॉलम को भी नहीं लगा सकता क्योंकि रो का हर एक एलिमेंट आपका कॉलम में इफेक्ट डालेगा इसके लिए। ठीक है, तो हाँ तो काफी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, तो आपका रिमार्क्स नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, फिर आप ये बोलोगे सर हम ये करके ये क्यों कर रहे हैं, है ना, फिर भी बात आ रही भाई
सिंपल सी बात ये है कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर थे कि जो इनके साथ में कुछ भाई रिलेशन रखे थे और इनके साथ रिलेशन करने पे वो नंबर 0 बन रहे थे, और हमने इस ऑपरेशन को लगाते हुए उनको साथ कर दिया, तो आपके ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, या फिर ये और ये 0 बन गए, या फिर ये 0 बन गया और ये बन गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके ऐसे कुछ ज्यादा आपको 0 मिलेंगे तो आप एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप की चीजों का आपको, इसके लिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई गई है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में आपको एक चीज और भी बताई गई है। क्या? इस प्रॉपर्टी में आपको एक रिमार्क्स में आपका जो फर्स्ट नंबर का रिमार्क्स है उसमें ये भी आपको बताया गया है कि भाई आप ये तो कर सकते हो, ठीक है, बट ये मत कर देना कहीं। क्या? क्या R1 इज इक्वल टू के R1 कर दो, या फिर हाँ मतलब यही है ना, या फिर क्या, यानी कि R1 को आप लोग के R1 नहीं कर सकते। आप बोलो सर क्या हम तो कर सकते हैं, के का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, फिर क्या बोले कि नहीं भी कर सकते? भाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसा किया R1 में आपने k का मल्टीप्लाई करके एक नई आपने R1 बना दी, तो वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपको बताया था कि भैया अगर हमने, देखो जरा मैं स्क्रीन मिटा के इस वाले को ये दिखा देता हूं यहाँ पे, है ना, सपोज हमारे सामने ये था, ठीक है ना, ये था हमारे साथ, और हमने क्या किया R1 में के R1 कर दिया, है ना, तो क्या होगा, तो भैया k का मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, तो ये हो जाएगी एक नई डिटरमिनेंट निकल गई k A1 k B1 k C1, और ये A2 B2 C2 A3 B3 C3, और ये मान लिया आपने कि क्या है, ये डेल्टा 1 है ना। अब क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। अभी भी आपने जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखा था ना, आपने अभी जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखा था कि अगर कोई एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोई एक रो में करते हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट आता है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, k टाइम्स हो जाती है। यानी कि अब ये जो ये डेल्टा 1 है ना, उसमें हमने प्रूव भी किया था, ये k डेल्टा के बराबर आ जाएगा। ये आपका जो ये जो नया निकला वो आपका k डेल्टा के बराबर आ जाएगा, यानी कि डेल्टा में k का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों आपके, अगर आप इस भाई इस तरह समझो कि आपने k का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपने इसका प्रूफ भी देखा था, इसकी वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल के आपने देखा था, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे, बल्कि ये k टाइम्स इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये ऑपरेशन लगाने में तो इक्वल आ रहा है, पर आप यदि मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल नहीं आता, वो k टाइम्स आ जाता है ना, जो भी मल्टीप्लाई किया आपका उतने टाइम्स आ जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखते हुए आपको समझना है। अच्छा, और क्या, हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने सपोज इन दोनों की बात करी, आपने इसमें क्या किया था, रो 1 में k का मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, ये बन गया था। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ध्यान से, तो ये क्या है, ये आपका आ गया था डेल्टा 1 इक्वल टू k डेल्टा, है ना। तो क्या मैं इस वाले की जगह पे k डेल्टा भी लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि आपने देखा ना कि हमने इसको डेल्टा 1 माना था, तो डेल्टा 1 आपका k डेल्टा के बराबर आ गया था। तो क्या मैं डेल्टा 1 की जगह पे k डेल्टा लिख सकता हूं, यानी कि डेल्टा की वैल्यू ये है, और हमने जब k का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक जो नया डिटरमिनेंट आया उसकी वैल्यू क्या होगी, k डेल्टा के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल रखी हो आपने, तो आप k का मल्टीप्लाई कर दो और वही इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा आपका ये था, आपने कोई भी रो कोई भी कॉलम में यदि k का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया निकल के आया उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, k डेल्टा के बराबर, यानी कि डेल्टा ये है, k डेल्टा ये है। तो इससे एक बात और आपको पता लग गया, क्या पता लग गया? अब देखो जरा इजीनेस के लिए, है ना, आपको मैं आपको बता देता हूं कि आपको बहुत अच्छी सी जानकारी और मिल गई। आपको क्या मिल गई? अभी देखना जरा ध्यान से कि मेरे सामने कोई एक भाई डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, मुझे इसमें k का मल्टीप्लाई करना था इसमें, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसमें करूंगा मतलब इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करने से ही तो यहाँ पे जाएगा अंदर, है ना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो k डेल्टा के बराबर आएगी, यानी कि k का मल्टीप्लाई यदि मैं डेल्टा में करता हूं तो हाँ तो k को मैंने यहाँ लिख दिया, है ना, मतलब k डेल्टा, यानी देखो जरा कैसे, ये था आपका डेल्टा, अगर मैंने इसमें k का मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये कितने बराबर आया था, k डेल्टा के बराबर आया था, ठीक है ना। तो यानी कि ये भाई ये हुआ कैसे था कि k का मल्टीप्लाई यहाँ पे कब आ रहा था, जब k का मल्टीप्लाई अंदर था
और हमने देखा था कि k का मल्टीप्लाई 1 में है तो ही एक आंसर आ रहा था, 2 में होता तो स्क्वायर होता, 3 में होता तो k क्यूब आता। यानी कि इसमें अगर मैं k का मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं k को बाहर रख लेता हूं। क्यों? क्योंकि इस k के लिए अब मैं भाई फ्री हूं, चाहूं तो मैं इस रो में मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे इसमें चाहे इसमें, चाहे इस कॉलम में इस कॉलम में इस कॉलम कहीं भी कर सकता हूं, कोई एक में, है ना। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, पर आप तो बोला कि सर जी अगर मुझे यदि डेल्टा की वैल्यू निकालनी है और मैं k का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तो k डेल्टा की वैल्यू आएगी। हां भाई ध्यान देखो ना, इस k को उठा के यहां ले जाओ तो भाई डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा की वैल्यू आपकी वही है, देखो यही वाला ही डिटरमिनेंट था, k से k काट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बचा नहीं बचा। तो यानी कि अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से k अपॉन k से भी कोई को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी वो डेल्टा के बराबर रहेगा। उसके लिए क्या कर सकते हो आप, इस k का मल्टीप्लाई आप मान लो सपोज आपने यहां कर दिया तो ये 1 अपॉन k तो बाहर रहेगा और ये रहेगा, तब भी आपकी ये डेल्टा के ही बराबर रहेगा। यानी कि आपने k का मल्टीप्लाई अंदर तो किया पर यहां नहीं किया आपने, तो भी आंसर सेम आ रहा है। हाँ, क्योंकि आपने यहां ना करने के बजाय उसको यहां लेके ना 1 अपॉन k, तो 1 अपॉन k आपने ऐसे रखा हुआ है, तब भी आप k का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो भी आपके आंसर जो भी निकलेगा वो इसी डेल्टा का ही आंसर निकलना होगा, है ना, क्योंकि आपका जो k यहां आ था उसको आप नीचे ले आओ। तो ये सब छोटी सी बातें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए थी, क्योंकि आप इस k को निकालोगे तो ये बाहर आ जाएगा, k से k काट दोगे फिर से कोई डेल्टा बचेगा, है ना। और या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो k कुछ भी कर सकते हो। तो इतना डिटेल में आपको इंट्रो बताने का मेरा मकसद यही था कि आपको हर चीज की जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपका इंट्रो वाला ये पार्ट आपका खत्म होता है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 था। इसके आगे हम लोग एग्जांपल्स वगैरह भी देखते हैं और साथ साथ मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम एग्जांपल नंबर 11 में देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 11 में क्या लिखा है, प्रूफ दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a क्यूब। यानी अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो उसका आंसर a क्यूब के बराबर आएगा। अब देखना जरा ध्यान से, आपको कोई भी सवाल को रटना नहीं है, क्योंकि एक बार आप देख के आपको ये लग जाएगा हाँ भाई इसको ऐसे करना और आपने हमेशा से अपने माइंड में रट लिया और आपका हो गया, वो भी ठीक है। उससे क्या होगा, उससे सिर्फ नंबर आएंगे, नॉलेज नहीं आएगी, ठीक है। और आप लोग जो ये पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं कर रहे हो, नंबर के साथ साथ आपको कोई अच्छी जगह सिलेक्शन भी हो सके, ठीक है। तो बात समझे, तो हमें इस चीज को सॉल्व करना है। तो एक रास्ता तो यही है कि हम लोग टाइम को अपने वेस्ट करें और एक्सपेंशन करें, इसके भाई कोई भी रो के या फिर कॉलम के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर दें और फिर आंसर निकालने लंबी कैलकुलेशन हो जाए। या फिर अब हमने 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ी हुई थी, उनको भी हम सोच सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज देखो क्या थी, उसमें क्या था कि कोई भी रो मतलब कि जितनी भी रो हैं उनको कॉलम के साथ आप क्या कर दो, ये ट्रांसपोज कर देने की सभी रोज को कॉलम बना दो और सभी कॉलम आपके रो बन जाएंगे। तो उससे आपका जो भी आंसर आ रहा था वो सेम आता था, उससे कोई फायदा नहीं हमें। इस प्रॉपर्टी को छोड़ो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 ने कहा था अगर हम लोग कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर ले तो उसमें माइनस साइन आ जाता है ना। इससे करने से क्या फायदा होगा, कुछ तो नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था अगर आपको यहाँ पर आइडेंटिकल भाई मतलब कि अगर आपको यहाँ पर सेम रो या फिर कॉलम मिल जाए कोई भी दो, तो आपका आंसर उसका क्या आने वाला है, 0 आने वाला, पर यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा, ये भी गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 4 में था कि अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो या फिर कॉलम के हर एक एलिमेंट में कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डिटरमिनेंट था वो भी उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करके ही आंसर देगा आपको, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके एक क्या मिल जाएगा। सपोज हमने बोला कि 2 है, इसको 2 कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, यहाँ कर देंगे, तो कोई इससे कोई फायदा थोड़ा ना होगा। चलो तो फिर क्या होता है कि उसी वाली प्रॉपर्टी का एक फायदा ये था कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो उसको भी बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ तो सब ऐड में लगा है, इससे का भी कोई फायदा नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ने ये कहा कि अगर आपके सामने अगर ये प्लस वाली चीजें लगी हुई हैं तो आप इसको हटा के एक नया डिटरमिनेंट भी आप बना सकते हो, हाँ, दो अलग डिटरमिनेंट भी इसको बना सकते हो। पर आपने देखा कि भाई अगर एक ही रो में होती तब तो ठीक भी था, कुछ इसमें कितने सारे भाई इस और इस दोनों कॉलम में भी है, इतने सारों को हटाते हुए कितने सारे डिटरमिनेंट बनेंगे, टाइम और आपका खर्च होगा, वो भी एक प्रॉपर्टी। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी बची आपके पास 6 कि आपके पास अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस की तरह आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ और ऑपरेशन लगा के उसको मैक्सिमम 0 बनाने की सोचो। 0 नहीं बन सकते तो भाई 1 बनाओ,
है ना, 0 नहीं बन सकते तो 1 बनाओ और ऐसा ऑपरेशन करो कि ताकि आपको इसमें ज्यादा 0 या फिर 1 बन सके, तो उसकी वजह से आपका आसानी से आप इसको एक्सपेंड करके इसका भाई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यानी अपने पास सिर्फ एक यही रास्ता बचा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी एक बार आपको रिवाइज हो गई। अब देखते हैं जरा कि हम लोग इसके थ्रू ही कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करते हुए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये देखा कि हमें इसको 0 बनाना है, कोई सी भी रो या फिर कोई सा भी कॉलम आपका 0 बन जाए, तो ये कैसे बनाएंगे। तो हमने बोला अगर मैं एक सिंपल वाले को देखूं, है ना, कि जिसमें कोई का मल्टीप्लाई ना हो, तो ऐसी रो आपकी क्या है, ये वाली है ना, ये रो है कि इसमें कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं है। इसके बाद वाली जो रो है उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रखा है। तो अगर मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसमें माइनस कर सकता हूं, बट अगर मैं इसमें कोई मल्टीपल का यदि माइनस करूंगा तो ये तो ऑलरेडी 2a है ना, तो ये इसको 0 तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे भी ले आके अगर ये माइनस भी करूंगा तो ये आपका हो जाएगा a माइनस का 2। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी 6 में आप चाहे आप ये प्लस करो या माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर माइनस करना चाहते हो तो सब में फिर माइनस ही होगा। ठीक है जी, तो इस तरह करने से क्या ये 0 बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर मैं प्रॉपर्टी 6 का यूज ही करते हुए यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लूं और तब इसको इसमें माइनस कर दूं, क्योंकि भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके मैं इसी में ही माइनस कर लूं, ऐसा नहीं। इसमें आपने जब भाई सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और इसी में ही माइनस कर लिया, तो ये तो भाई आपकी मन मर्जी होगी ना। आपने इसमें यदि मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब सपोज करा आपने कि r1 को मैं क्या बना लूं, r1 माइनस 2r1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्टेप है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसमें खुद वहां पे लिखा था भाई सिंबॉलिक फॉर्म में i और ये j, यानी आपने जो भी आपने ऑपरेशन करने हैं कोई भी रो में, वो दूसरे वाले रो को लेते हुए करने हैं, ना कि सेम रो के साथ। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते। तो आपके मन में यही आ गया चलो भाई अब तो ये रास्ता है कि अगर मैं रो जो 1 है उसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और ये वाला ये 2 का मल्टीप्लाई जो है ना ये सपोजेबल होगा इस वाली रो में, मैं क्योंकि मैंने सिर्फ इसको देखा भी, इसमें मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर लूं तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 आएगा। और इसको माइनस में कर दूं, ये किसमें, रो 2 के एलिमेंट में, यानी इस 2a में इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये, क्योंकि भाई रो 2 में आप माइनस आप कर रहे हो ना, रो 2 में इसमें आप माइनस कर रहे हो, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये चीज आपकी ये वाली 0 बन जाएगी। ठीक है, और ये आपने यहाँ पर लिख दिया r2, तो जो भी चेंजमेंट आएगा वो किसमें आएगा, r2 में आएगा। तो यानी आपका यहाँ इफेक्ट आपका इसमें आने वाला है r2 में, इसमें इफेक्ट आएगा, क्योंकि आप सिर्फ इसको देख रहे हो लेकिन आपको इनको भी देखते हुए चलना पड़ेगा। जो काम आप यहाँ करोगे वही काम यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हुए, इस माइनस करोगे, इसमें करते हुए इसमें करोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास रो 2 में इफेक्ट आ जाएगा, है ना, रो 2 में इफेक्ट आ जाएगा, रो 1 में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रो 3 में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रो 1 में आपका सपोजेबल है और इसमें भी आपका कुछ हुए नहीं। चलो, तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आप चाहो तो एक साथ एक से ज्यादा भी ऑपरेशन लगा सकते हो, लेकिन शर्त यही थी कि जो आपने ऑपरेशन ये पहले लिखा है इसका भाई इसमें जो भी आप अब नया ऑपरेशन करोगे उसमें रो 2 में जो भी हुआ चेंज है ना भाई, तो इसमें r1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, r1 में तो आपने सपोजेबल करके लिया, यानी r2 में चेंज हुआ है और r2 के कोई भी एलिमेंट का आप यूज अदर ऑपरेशन में इसी स्टेप में नहीं कर सकते। एक बार आप ये ऑपरेशन लगाओ, सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप चाहो तो r2 का यूज फिर कर सकते हो जो नई वाली आएगी उसका। लेकिन यहीं पर अगर आप चाहो तो भाई दूसरा ऑपरेशन लगाना चाहो उसमें r2 का रोल नहीं होना चाहिए। तो एक बात और मन में आई कि चलो ये तो हो जाएगा 0, है ना, भले ही इनके साथ कुछ भी हो, कितने भी ये खतरनाक बन जाए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3a है ना। अगर मैं रो 3 में भी अगर एक एलिमेंट में ऑपरेशन लगाऊं कि जो रो 3 को क्या करे, इफेक्ट दे, तो r3 में भी मैं यही काम करूं कि इसको इसमें माइनस कर दूं, पर इसमें भी अब 3 का मल्टीपल करके, यानी कि 3r1 ले लूं, r1 में 3 का मल्टीप्लाई करूं और r3 के साथ माइनस कर दूं, तो जो इफेक्ट आएगा वो किसमें आएगा, r3 में ही आएगा। r3 अब बन जाएगी, क्या बन जाएगी, r3 माइनस 3r1 के बराबर। भाई 3r1 को माइनस कर दो r3 में, तो जो बनेगी r3 बन जाएगी। तो अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों ऑपरेशन को मैं एक साथ लगा रहा हूं, लेकिन r3 में जो भी चीज मैंने लिखी है वो चीज में भाई वो चीज जो भी लिखी मैंने वो आपकी प्रीवियस ऑपरेशन से इफेक्टिव नहीं है इसमें,
है ना, यानी कि इसमें जो कुछ हुआ है इफेक्ट वो किसमें हुआ, R2 में, इस एलिमेंट में हुआ है। R1 में इफेक्ट नहीं हुआ, R1 का तो यूज आपने उस समय सिर्फ इसको सपोज के लिए किया है। ध्यान से देखो, इफेक्ट आया R2 में, तो R2 के अलावा मैं कोई भी चीज का यूज यहां कर सकता था, ठीक है। R2 को मैं सपोज में भी नहीं ले सकता था, R2 को दोबारा भी नहीं ले सकता था, बट R2 के अलावा कोई भी जो बची है उनको ले सकता था। तो वही किया मैंने कि R3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 में भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसी का यूज करते हुए मैंने 2 लगा दिए। आप चाहो तो स्टार्टिंग में आप सिंगल सिंगल भी लगा सकते हो। तो देखते हैं इससे क्या होगा। तो ये बात लिख दी, बस हो गया हमारा काम, है ना। हमको ये नहीं लिखना कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाई, क्या लगाई, बस ऑपरेशन लिख दिया आपने। तो क्या हुआ, तो बात सुनो, इन दोनों ऑपरेशन लगाने पे आपका R2 में इफेक्ट आया है और R3 में इफेक्ट आया है। R1 आपकी वैसी की वैसी है, ठीक है, उसको ऐसे लिख देंगे A प्लस B, A प्लस B प्लस C, ओके। अब क्या हुआ, R2 में क्या इफेक्ट आया, तो R2 में जो एलिमेंट था उसमें हमने माइनस किया है, तो ये किस चीज को, 2R1 को, यानी कि उसके के करस्पॉन्डिंग, यानी इसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और इसमें माइनस कर दिया, तो 2A माइनस 2A। सिमिलरली 3A प्लस 2B था, हमने इसमें माइनस किया, किसको माइनस किया, R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2A प्लस 2B, ठीक है। और मैंने इसको ये जब माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में रखा। सिमिलरली इसको थोड़ा सा दूर लिखूं, सिमिलरली आपने इसको भी लिखा था क्या, 4A प्लस 3B, और ये प्लस में ये 2C था, और इसमें भी आपने 2 को मल्टीप्लाई किया और सपोज करते इसको ये माइनस भी किया, तो यानी 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। अब भाई अभी तो मैं यहाँ पे आपको भाई ज्यादा अच्छे से भाई लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग तो ये सब चीजें आप कैलकुलेशन को रफ इन करो, ठीक है। तो आपका R1 में तो कोई चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि R1 को सपोजेबल लेते हुए आपने ऐसा किया, क्यों किया, क्योंकि इससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रूफ आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 में ही देख लिया था वेरिफिकेशन में। चलो जी, अब भाई R3 में क्या करना है, R3 आप में जो थी उसमें भी आपका वही चेंजमेंट आना है, वो कैसा आना चेंजमेंट, तो R3 माइनस 3R1, यानी R3 को लिख देता हूं मैं 3A, ठीक है भाई, R3 को लिखा 3A, फिर इसमें माइनस किया मैंने, और ये क्या माइनस किया, 3R1, यानी R1 के एलिमेंट्स में 3 का मल्टीप्लाई सपोज कर लो, ये हो जाएगा 3A, तो इसको भी यहाँ पे माइनस कर दो। सिमिलरली यहाँ देखो R3 का एलिमेंट है आपका 6A प्लस 3B, इसमें से माइनस करना है मुझे, क्या माइनस करना है, 3R1, यानी R1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A प्लस 3B, 3A प्लस 3B। फिर सिमिलरली इसमें भी देखो 3 का मल्टीप्लाई करते हो और पहले R3 के एलिमेंट को लिख लो 10A प्लस 6B प्लस में 3C, और माइनस करूंगा मैं किसको, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3A प्लस 3B प्लस 3C ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस को अंदर में ओपन कर देता हूं, तो जगह का अभाव है इसलिए मैं इसको इसी स्टेप में कर रहा हूं। आप लोग एक बार इसको नोट कर लेंगे, अगले स्टेप में इसको लिखेंगे, पर मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, ठीक है। तो ध्यान देखना, ये माइनस आएगा अंदर तो इसे भी माइनस कर देगा, इस तरह ये माइनस यहाँ अंदर जाएगा, इसे भी माइनस कर देगा, ये तो माइनस हो ही गया। सिमिलरली ये माइनस अंदर जाएगा तो इसे माइनस कर देगा, ये सबको माइनस कर देगा, यहाँ भी देखो माइनस, सब माइनस हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो जी, अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2A माइनस 2A कितना हो जाएगा, ध्यान देखना जरा, मैंने पहले इसको लिखा, और ये A प्लस B और ये A प्लस B प्लस C, इसको देखो जरा, ये 0, इसको देखो 0, इसको देखो ध्यान से, 3A माइनस का 2A कितना हो जाएगा A, और 2B माइनस का 2B कट गया, यहाँ देखो 3B माइनस का 3B कट गया, 6 से माइनस 3A यानी कि 3A पॉजिटिव आ गया। यहाँ देखो जरा 2C ये कट गया, 4A माइनस का 2A कितना आएगा 2A, 3B माइनस का 2B यानी कि आपने एक प्लस कर दिया। सिमिलरली यहाँ देखो 3C से 3C कट गया, 10A माइनस 3A यानी कि प्लस का 7A, और आपका 6B माइनस का 3B यानी कि प्लस का 3B, ठीक है। अब आपको कोई और तगड़ी चीज दिख रही है क्या यहाँ पर, भाई सबसे तगड़ी चीज तो यही है ना, ये प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 को छोड़ के अब जरा इसकी ओर भी ध्यान देख लो, 2 जीरो मिल गए, यानी अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहूं तो मैं कॉलम 1 के अलोंग यदि एक्सपेंड कर दूं, कॉलम 1 के अलोंग यदि एक्सपेंड कर दूं तो क्या होगा भाई, आपको सिर्फ इसी एलिमेंट को लेते हुए सारा सॉल्व कर दोगे।
या फिर आपको मन में आ रहा होगा सर कोई और चीज सोच लें क्या, भाई सोचो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी नहीं, क्योंकि नहीं लगने को तो आप लगा लो खूब सारी लगा तो प्रॉपर्टी क्या फर्क पड़ रहा है, पर ये देखो ना फायदा क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का भी फायदा नहीं, कोई सेम नंबर का मल्टीपल नहीं है, 3 में भाई आइडेंटिकल भी नहीं है, 2 में चेंज करने से माइनस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यानी कि आप समझ गए कि अब भाई यहाँ पर आपको या फिर आप भाई इसमें एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और आपको आंसर लाना क्या है, भाई a क्यूब, यानी वो ऑपरेशन लगा के आप इसको तीसरे को भी जीरो करने की सोचोगे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो यानी आपको भाई इसको एक्सपेंड करने में ही फायदा। तो आप क्या लिखोगे इसके नीचे, इसके नीचे लिखना कि एक्सपेंडिंग along कॉलम 1, तो कॉलम 1 के अलाउंग मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, इसके अलाउंग कर रहा हूं, तो भाई इसके एलिमेंट में क्या होगा, इसको तो साइन रखने से कोई फायदा नहीं, इसको साइन रखोगे तो ये आपका ये प्लस आएगा और ये हाइड होंगे इस एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, यानी यहां लिखूंगा मैं क्या a और ये ब्रैकेट लगा के इसका मल्टीप्लाई करूं, इसका मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो क्या बनेगा 7a² और प्लस में 3ab, ठीक है। फिर माइनस लगाऊंगा, माइनस लगा के मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान रखना माइनस लगा है तो जो भी इनके मल्टीपल्स आएंगे ये माइनस का मल्टीप्लाई उनके अंदर भी घुस जाएगा, तो इसको तो ये बनाएगा माइनस और साथ में इसको भी माइनस बना देगा और ये इसका भी मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, तो 3 2 जा 6a², ठीक है जी, और यहां पर भी ठीक है, और यहां पर तो अब देखो जरा इसका मल्टीप्लिकेशन और जब इसका ऐसे करूंगा तो होगा 3ab और ये जो प्लस का ये बाहर ये माइनस भी था उसकी वजह से ये माइनस का हो जाएगा 3ab बस, और ये बाकी जो कुछ थे आपका का ये -0 या +0 है ना, इस भाई इसका साइन क्या आएगा माइनस प्लस -0 + 0 यानी कोई दिक्कत नहीं, तो आपका ये था। तो ध्यान देखें अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो 7a² माइनस का 6a² कितना हो जाएगा 1a², यानी कि ये ऐसे रहा और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया a², 3ab ये कट गए, a² मल्टीप्लाई a यानी a³ आपका आरएचएस आ गया, ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो आप इस तरह समझ के लिख सकते हैं इसको, तो इसको नोट कर लीजिए।